नमस्कार। कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट और आरोग्य श्री जी हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैंने एस्पिरिन के बारे में बताया था कि हमें प्रोफिलैक्टिकली एस्पिरिन कब लेनी चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि हम एस्पिरिन के साथ साथ एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो क्या हमें वो लेनी चाहिए। ये सही है कि एस्पिरिन के जो इंडिकेशन है वही इंडिकेशन एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स के भी है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंटी कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्टैटिन्स, या तो एटोरोस्टैटिन या रोजुओस्टैटिन, ये दो तरीके के स्टैटिन्स मिलते हैं आमतौर पर, और ज़्यादातर लोग यही स्टैटिन्स लेते हैं। तो अब किन लोगों ने स्टैटिन्स लेनी चाहिए? एक तो जिनको बीमारी हुई है ऑलरेडी, जिन्हें हार्ट की बीमारी है, जिनके बाईपास सर्जरी हुआ है, स्टेंट्स डली हुई है, या एंजियोग्राफी पे प्रूवन है, या जिन्हें पैरालिटिक अटैक्स आए हुए हैं, ये सबको तो स्टैटिन्स लेनी है, और वो अपने डॉक्टर के हिसाब से डोज एडजस्टेड ज़रूरी है। इसके अलावा जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है हार्ट की या ब्रेन की, लेकिन उनको रिस्क फैक्टर्स है, ऐसे लोगों को स्टैटिन्स लेना ज़रूरी पड़ जाता है। यानी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकर्स है, ये सब लोग रिस्क फैक्टर्स पे हैं। तो अगर इसके साथ उनका एस्टिमेटेड हार्ट डिजीज़ या ब्रेन डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क 15% से ज़्यादा है, तो उन्हें ज़रूर से स्टैटिन्स लेनी चाहिए। और वह उसका क्या है, 40 से 75 साल तक जो कोई भी लोग हो, सब ने स्टैटिन्स लेनी चाहिए अगर उनको एक रिस्क फैक्टर है और उनका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कैलकुलेटर से एस्टिमेटेड रिस्क 10 से 15% से ज़्यादा है। एक और बीमारी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जब कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो और आपको बाकी कुछ भी नहीं है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है। इसीलिए आपका थायराइड के लेवल्स ज़रूर से चेक कर लेना चाहिए। TSH, T3, T4 ये ज़रूर से कर लेना चाहिए, और अगर उसमें कोई खराबी आती है तो थायराइड की दवाई चालू करना ज़रूरी है। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका थायराइड नॉर्मल है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, तो तब ऐसी स्थिति में हमें एंटी कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्टैटिन्स ज़रूर से लेनी चाहिए। लेकिन स्टैटिन्स लेने में कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। आपने अगर मेरा पहले वीडियो देखा होगा, 45 नंबर का वीडियो नंबर 45, जिसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल और स्टैटिन्स के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में भी उसकी लिंक देने की कोशिश करूँगा। पहला साइड इफ़ेक्ट है स्टैटिन्स का कि स्टमक अपसेट हो जाता है, यानी कि पेट में गैस होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो यानी कि कब्जियत हो जाती है, तो कभी लूज मोशन यानी कि डायरिया हो जाता है, स्टियोटोरिया होता है, स्मेल आती है मल में, जब हम टॉयलेट करने जाते हैं तो कई बार स्मेल आती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स है स्टैटिन्स के, लेकिन ये कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, और अगर ठीक नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट इसकी ले सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये अपने लिवर में मेटाबोलाइज होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है, इसलिए ये दवाई लिवर में एक्ट करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर से कराना चाहिए जब कभी भी हम स्टैटिन्स पे, रेगुलरली कराना चाहिए। अगर लिवर में कोई डैमेज या इंजरी होती है तो ये ड्रग की या तो डोसेज कम की जाती है या बंद की जाती है, जब तक लिवर रिकवर ना हो। तो लिवर का एक साइड इफ़ेक्ट्स 2 नंबर का है। तीसरे नंबर पे आता है विटामिन D की डेफिशिएंसी। कई लोगों में जो लॉन्ग टर्म स्टैटिन्स लेते हैं
और हायर डोज में लेते हैं उनमें ये भी पाया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं जो आप मेरे विटामिन डी के वीडियो में देख सकते हैं। चौथा आता है डायबिटीज़। जो लोगों को डायबिटीज़ नहीं है और वो स्टैटिन्स पे है, तो उसमें से 20 से 30% लोगों को शुगर बढ़ सकती है और डायबिटीज़ हो सकती है, या वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ सकते हैं। उसी लिए ब्लड शुगर की रेगुलरली जांच करनी चाहिए अगर आप स्टैटिन्स पे हो। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ होता है जो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स पे होते हैं, लेकिन जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, या जिनका शुगर थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, ऐसे लोगों ने ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उनको फ्रैंक डायबिटीज़ हो सकता है स्टैटिन्स लेने के बाद। जो पांचवा कॉम्प्लिकेशन है वो है न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ये ज़्यादातर पे आमतौर पे औरतों में कॉमन है, फीमेल्स में जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है उनमें ये न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप भूल जाते हो, नाम भूल जाते हो, जगह का नाम भूल जाते हो, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपके आजू बाजू वाले लोग आपको कहते हैं कि आप भुलक्कड़ हो गए हो, या आप भूल जाते हो, या एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हो। जहाँ हंसना होता है वहाँ रोना आता है, और जहाँ रोना होता है वहाँ आप हंसने लगते हो। तो ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है। तो जो लोग स्टैटिन्स पे है, और औरतें स्पेशली, अगर उनके कोई बिहेवियरल चेंजेस आती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि वो स्टैटिन्स पे है। हो सकता है ये सारे सिम्टम्स स्टैटिन से रिलेटेड हो। जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है मायोपैथी। ये बहुत ही घातक और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। इसके बारे में हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमें वीकनेस, धीरे धीरे वीकनेस आती है, पैरों में कमज़ोरी आती है, जो थाई और काफ मसल्स होते हैं उसमें दर्द फिर शुरू होता है, और धीरे धीरे हमारा चलना बंद हो जाता है, हम लंगड़ के चलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स मायोपैथी के हैं। इसके लिए एक टेस्ट होती है क्रिएटिनिन काइनेस। अगर आपका क्रिएटिनिन काइनेस बढ़ता है तो उसका मतलब है आपके मसल में डैमेज हुआ है, और आपने तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके स्टैटिन्स की दवाइयाँ बंद करनी होती है। ये स्टैटिन्स बंद करने पे ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, और अगर इसका डायग्नोसिस मिस होता है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये घातक बीमारी है मायोपैथी, जिससे पूरे शरीर को वो असर करके रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होके डेथ हो सकती है। तो इसीलिए मायोपैथी का कृपा करके बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की पैरों में कमज़ोरी होती है, या वीकनेस आती है, या दर्द होता है मसल्स में, तो कृपा करके अपने डॉक्टर को संपर्क करें अगर आप स्टैटिन्स पे हो तो। अगर आपको अपना डोज कम करना है स्टैटिन्स का, तो उसके उपाय भी मैंने मेरे कोलेस्ट्रॉल के वीडियो में बताया है। वीडियो नंबर 45, अगेन रिपीट करता हूँ, 45 नंबर का जो वीडियो है वो आप ज़रूर से देखिए। उसमें मैंने बताया है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से कम कर सकते हैं, और अपनी स्टैटिन का डोज भी कम करवा सकते हैं। स्टैटिन का डोज कम हुआ तो आपके ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। स्टैटिन्स के अलावा कुछ नई दवाइयाँ भी मार्केट में आई है। बेम्पिडोइक एसिड करके एक दवाई आई हुई है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अभी कम है, कुछ थोड़े दिन पहले ही ये मार्केट में आई है, और हमें उसके लॉन्ग टर्म आगे क्या होने वाला है 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। इसलिए ये केयरफुली ड्रग्स अभी दी जाती है। जिन लोगों को स्टैटिन से कोई कॉम्प्लिकेशन होती है उन लोगों को ये बेम्पिडोइक एसिड पे रखा जाता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी पड़ेगा, जो लोग स्पेशली एस्पिरिन और स्टैटिन पे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।